नमस्कार, हिंद आवाज़ के लिए मैं शांभवी। दोस्तों, बिहार में रोज़गार में जो बदहाली की तस्वीर है वो हम देखते ही आते हैं, लेकिन आज हम आपको एक बेहतरी की तस्वीर दिखाएंगे। एक ऐसी महिला उद्यमी से मिलवाएंगे जिन्होंने न सिर्फ अपनी किस्मत चमकाई बल्कि बिहार के कई नौजवान और महिलाओं को भी रोज़गार दिया। कहते हैं कि जो दुनिया को देखने का अलग नज़र रखते हैं वही बुलंदियों को छूने का सही हुनर रखते हैं। जो दुनिया को देखने का अलग नज़र रखते हैं वही बुलंदियों को छूने का सही हुनर रखते हैं। इस बात पे बिल्कुल फिट बैठती है साजिया कैसर की कहानी। और आज हमारे चैनल पर आमंत्रित हैं साजिया कैसर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई अभी कि ये काम क्या करती है। ये काम करती है, इनका काम है शू लॉन्ड्री का। इन्होंने एक स्टार्टअप किया शू लॉन्ड्री का। आपने कई बार सुना होगा कपड़ों की बुटीक, लेकिन कभी आपने जूतों की बुटीक के बारे में नहीं सुना होगा। तो ये कुछ उसी तरीके का दिलचस्प आइडिया है जो इनके दिमाग में आया और फिर इन्होंने उस पर काम किया और अपनी किस्मत चमकाई। तो इनसे विस्तार से जानेंगे क्या है ये आइडिया, कहाँ से आया और क्या है ऐसा जो इनको हिट करता है रोज़ काम करने के लिए, रोज़ अपना नाम करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया आपको? जी, जब मैं कॉलेज में ही थी और स्टडी कर रही थी तो किसी मैगज़ीन में मैंने पढ़ा था इस तरह के कॉन्सेप्ट। तो फिर मैंने भी जब खुद सर्वे करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि हर एक प्रोडक्ट का अपना सर्विस सेंटर है, लेकिन फुटवेयर का या लेदर गुड्स का एक भी सर्विस सेंटर नहीं है। तो ये चीज़ मुझे लगा कि ये गैप है जिसको फिलअप करना चाहिए। तो उस वक्त तो मेरा इरादा नहीं था ऐसा, लेकिन फिर मैंने सोचा था कि अगर कभी मुझे इन फ्यूचर बिज़नेस करना हुआ तो, और तब तक किसी ने अगर नहीं किया होगा तब मैं ही स्टार्ट करूँगी। अच्छा, तो उस समय आप शायद हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पढ़ी हैं? मैं फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, मैंने कहीं एक इंटरव्यू में पढ़ रखा था। तो ये अचानक उधर से बदल कर, मतलब एक होते हैं ना थीम बदल लेना अपना, तो ये कहाँ से आया? एक तो क्योंकि मेरी शादी बहुत पहले हो गई थी तो फैमिली, एक छोटे बच्चे थे मेरे, तो मैं जॉब कर रही थी यूनिसेफ में, तो टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो और एकदम से मैं घर पे भी नहीं बैठना चाहती थी। तो फिर मुझे लगा कि सबसे बेस्ट है बिज़नेस करो ताकि टाइम हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो फिर जो है ये कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग में था ही, तो मैंने इस पे और भी रिसर्च वर्क करना शुरू किया और जैसे ही मेरा रिसर्च कंप्लीट हुआ मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। ये थोड़ी सी अजीब बात लगती है। आप कह रही हैं कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर और टाइम की कमी थी, लेकिन आमतौर पर खास करके अगर बिहार की बात करें तो आमतौर पर लोग सरकारी जॉब करना चाहते हैं। महिलाएं भी अगर देखें तो उन्हें भी सरकारी जॉब के लिए ही पेरेंट्स भेजते हैं क्योंकि वो थोड़ा सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी वो सही माना जाता है। और ख़ास करके आप जिस समुदाय से आती हैं तो वहाँ पे तो औरतों में और भी ज़्यादा पाबंदी रही है। तो इसको कैसे देखती हो और कैसे आप एक बिहारी होकर उस अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, सरकारी जॉब के कंफर्ट जोन से निकलकर ये उद्यमी होने का, एंटरप्रेन्योर होने का आपने फैसला किया? मैं बता दूं, मेरी गवर्नमेंट जॉब भी थी टीचर की, और फिजियोथेरेपी में भी हेल्थ स्वास्थ्य समिति में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट मैंने उसको रिज़ाइन देकर मैंने बिज़नेस करना ही पसंद किया, क्योंकि मुझे बंद के रहना
पसंद नहीं है। बीच में टोकना चाहूँगी, माफ़ी। अभी जो इंटरव्यू आपका देख रहे होंगे ये इंटरव्यू, तो वो ये सोच रहे होंगे, क्योंकि अगर जो लोग सरकारी जॉब पर ज़्यादा जोर देते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आ रहा होगा कि आपने क्यों छोड़ा सरकारी जॉब। तो ये बात है। देखिए रीज़न क्या है कि जैसे आपने बोला कंफर्ट जोन से निकलना, अगर इतना ज़्यादा, क्योंकि लाइफ ऐसी चीज़ है जो अनसर्टन है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करना आई थिंक मुझे लगता है बिज़नेस ही करना सिखाता है, क्योंकि बिज़नेस हर दिन आपको जीना सिखाता है कि आप कैसे अपने हर्डल्स को क्रॉस करके आप जो है ये चीज़, अगर मुझे मतलब ये आने के बाद पता चला, अगर पहले पता रहता आई थिंक मैं बहुत पहले शुरू कर देती बिज़नेस ही। क्योंकि मुश्किलें तो अगर आप सरकारी जॉब में भी हैं ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बट उसमें क्या है कि एक लिमिटेशन है, आपका फिक्स है कि आपका जो ग्रोथ है वो बस उतना ही तक जाएगा, उसके बाद फिर आप जो है बैक टू पवेलियन हो जाएंगे, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों नहीं हो। लेकिन बिज़नेस ऐसी चीज़ है कि इसमें हम किसी एक डिपार्टमेंट, जैसे अगर हम नौकरी करते हैं तो मुझे किसी एक डिपार्टमेंट का फुल नॉलेज होगा, लेकिन बिज़नेस में क्या है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का आपका एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो आपको हो ही जाएगा। तो ज़्यादा एक तो आपका कहें कि जो लर्निंग जो होती है, तो लर्निंग एटीट्यूड मेरा रहा है, शायद इसलिए मुझे बिज़नेस अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसमें आपको फिनांस से लेकर मतलब चपरासी टू CEO तक हाउ टू मैनेज, हाउ टू हैंडल, वो सारे डिपार्टमेंट्स की जानकारी आपको हो जाती है। अगर जानकारी नहीं होती है तो आप उसकी जो एजुकेशन है वो आप लेते हैं, रिसर्च करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो इसलिए तो उसके लिए मुझे बिज़नेस लगा कि अगर ये ऑटो मोड में आ जाता है, मतलब बिज़नेस करने का भी है कि अगर आप एक फ़िक्स शॉप कीपर की तरह अगर ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो मुझे ऐसा बिज़नेस करना था जो फुल्ली मुझ पे डिपेंडेंट नहीं हो, जस्ट लाइक कॉरपोरेट, तो उसके हिसाब से आप टाइम आराम से मैनेज कर सकते हैं। बताइए कि मैंने पहले भी कहा कि आप जिस समुदाय से आती हैं और फिर बिहार में औरतों को लेकर सभी छोटे शहरों में पाबंदी रहती है, खास करके सामान्य परिवार जो मिडिल क्लास फैमिली कहें, तो वहाँ से निकल कर आना और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर खुद को एक्सपोज करना कि कितना मुश्किल रहा आपके लिए? नहीं, ये एक जर्नी है, ये अचानक से कुछ हुआ नहीं है, तो ये स्टेप बाय स्टेप होता चला गया। और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब मैं इस तरह की कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कर पाऊँगी, तो क्योंकि उस वक्त उसका नॉलेज ही नहीं था मुझे। तो ये एक जर्नी है और इसमें हर दिन के हिसाब से अपना वो होता है। और जहाँ तक बात है कि जो वुमेन जो छोटे शहर की हैं वो कैसे एक्सप्लोर करती हैं, तो हर चीज़ जो होती है ना वो सोच पे डिपेंड होती है, और सोच का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, तो जैसी सोच रखेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ तक तो जाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही अभी आपने। और सबसे ज़्यादा किनका सपोर्ट रहा परिवार में आपके इस काम को लेकर? इस काम को लेके तो शुरुआती दौर में तो ना मायके ना ससुराल वाले, सिर्फ मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दिया, तो वही मेरे लिए बहुत था। और बाकी उनका विरोध नहीं करना, बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करना भी एक तरह का सपोर्ट ही था। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप गलत चीज़ों में भी, नेगेटिव चीज़ों में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ रही हैं, और शायद यही चीज़ है जिसने आपको इतना आगे लाया। अच्छा, एक चीज़ ये भी एक इंटरव्यू में ही मैंने देखा कि आपने बताया कि जो आस पड़ोस के लोग हैं वो काफ़ी पहले मजाक उड़ाते थे और अगेंस्ट थे, तो कितना मुश्किल होता है उन हालातों में, और जब आप बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि मेरा ये काम है या मैं इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगी, या फिर कहते हैं किस्मत चमक जाना, किस्मत चमक जाएगा, तो उस समय कितना मुश्किल होता है उन सब चीज़ों से मुकाबला करना?
देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा हाई एम्बिशन लेकर मैंने स्टार्ट नहीं किया था। मुझे लगा कि ये मार्केट में नहीं है तो आई विल ट्राई, ताकि मैं अपने आप को समझा पाऊँ कि मैंने कोशिश किया, नहीं चला कोई बात नहीं है, फिर बाकी अदर ऑप्शंस है उसको मैं ट्राई करूँगी। मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो। और जहाँ तक बात है लोगों की, तो मुझे पता था, कुछ तो कमेंट भी करते थे कि लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। क्योंकि सबके दिमाग में था कि मेडिको स्टूडेंट हैं तो मेडिकल है तो ये मेडिकल में ही जाएंगी, और वो छोड़ के क्या ये जूता चप्पल वाला, ये और भी कुछ कर सकती थी। इवन मेरे इन लॉज भी बोलते थे कि आप और भी तो कुछ कर सकती हैं, अब शूज़ ही क्यों करती हैं। तो मैंने कहा कि शूज़ से इतना ऑब्जेक्शन है तो शूज़ ही क्यों ना करूँ। जबकि जूतों के साथ ऐसा है कि आप कहते हैं कि आपने भले ही बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हो, पर अगर आपके पैरों में अच्छे जूते नहीं होते हैं तो आपकी पहचान इतनी अच्छी नहीं बनती है। लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेशन किससे है, जूतों से। बार में ये था। फिर डीलर्स पे बात आते हैं, काम के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से आपका काम आगे बढ़ा। आई थिंक 2014 में आपने शायद पहला स्टोर पटना में, जी ये वाला ब्रांच, जी, तो 2014 में आपने अपना पहला स्टोर डाला, और फिर उसके बाद कैसे धीरे धीरे काम आगे बढ़ा, क्या कुछ परेशानी आई, वो थोड़ा डिटेल में बताएं। और सबसे बड़ी बात ये भी कि लोग अभी तक मुझे लगता है कि लोग समझ नहीं पा रहे होंगे ये शू लॉन्ड्री मतलब क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल। शू लॉन्ड्री मीन्स जैसे क्लोथ लॉन्ड्री होती है, उसकी आप ड्राई क्लीनिंग क्यों करवाते हैं। वॉशिंग मशीन आपके घर पे है, उसके बावजूद अपने कपड़े को आप ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं। आपका इवन 1000 रुपये का भी कपड़ा रहता है तो आप उसको, अगर अच्छा कपड़ा है, आपका फेवरेट है, तो आप उसको जाके ड्राई वॉश करवाते हैं ताकि वो मेंटेन रहे और उसकी लाइफ बढ़ जाए। तो उसी तरीके से फुटवेयर में होता है। फुटवेयर में क्या है कि फुटवेयर तो बेचारा जब से उसको ख़रीदा जाता है उसको सालों साल नहीं धुला जाता है। लोग खुद नहाते हैं लेकिन अपने शूज़ को ही छोड़ देते हैं, जबकि कीटाणु सबसे ज़्यादा उसके थ्रू ही घर में आते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके कपड़े थोड़े से अगर मैले रहेंगे तो वो चलेगा, लेकिन फुटवेयर को नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे जर्म्स जो है अंदर वही लेकर आता है। तो उसमें हम जो है हर तरह के, चाहे नेशनल ब्रांड हो, इंटरनेशनल ब्रांड हो, और जो भी टाइप ऑफ लेदर के शूज़ जो होते हैं फुटवेयर, उसकी हम क्लीनिंग करते हैं। प्लस उसकी जो मेंटेनेंस वर्क है, चाहे उसका नेट फट गया हो, सोल अगर फट गया है तो हम सोल रिप्लेस कर देते हैं, नेट कट गया है तो नेट रिप्लेस कर देते हैं। तो इससे जो आपने पैसा लगाया है, अगर आप ब्रांडेड शूज़ ले रहे हैं और आपने उसमें जो पैसा लगाया है वो प्रॉपर से आप उसको यूज़ कर सकें। और शूज़ जितना पुराना होता है उतना ज़्यादा आपको कंफर्ट देता है। और शूज़ में ये कहा गया है कि उसकी जो कंफर्टनेस है उसकी वजह से ही आप अपने ज़िंदगी का सफ़र को आप चल पाएंगे जी, कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर कंफर्ट नहीं रहेगा तो आप 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो कितना कॉस्ट वगैरह आता होगा इन सब में? देखिए, कॉस्टिंग तो हमने बिहार के हिसाब से सोच के मतलब काफ़ी नॉमिनल चार्जेस रखा है। 250 रुपीज़ हमारा स्टार्टिंग रेंज है फॉर क्लीनिंग, बेसिक क्लीनिंग फॉर फुटवेयर, एनी टाइप ऑफ फुटवेयर। और बाकी डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसका जिस तरह का कॉम्प्लिकेटेड काम रहेगा तो उस हिसाब से उसके चार्जेस होंगे। अभी जैसे बताया आपने कि इंटरनेशनल शूज़ या इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की भी मरम्मत कहें तो करते हैं आप, तो फिर उसके चार्जेस तो फिर ज़्यादा लगते होंगे क्योंकि हाँ, उसमें जो हम केमिकल या क्रीम्स जो यूज़ करते हैं अगर वो हाई क्वालिटी का करते हैं तो उसके प्रीमियम चार्जेस भी होते हैं। और ये चीज़ें आप कहाँ से मंगाती हैं, ये केमिकल्स? जो डीलर्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, और कुछ तो हमारा जो अभी इतना नेटवर्क और लिंक हो गया है तो केमिकल इंजीनियर्स से उनसे हमारी कांटेक्ट है तो वो डेवलप करके हमें देते हैं। अच्छा, ये शुरुआती दिनों में आपने डीलर्स से कैसे कनेक्शन वगैरह, या फिर एक होता है कि उनसे डील करना और कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी आप में जो कॉन्फिडेंस होगा वो जाहिर सी बात है कि उस वक्त नहीं होगा, और फिर खास करके वैसे समय में जब सारे लोग आपके अगेंस्ट हों, तो फिर उस समय कैसे आप डील करती थी और कैसे चीज़ों को? देखिए, एक चीज़ तो मुझे पता था कि क्योंकि ये पूरी तरीके से मेन डोमिनेटिंग एरिया है, ये जो फुटवेयर का सेक्टर है, तो यहाँ मुझे पता था कि भाव नहीं देंगे, वो समझेंगे नहीं, तो
स्टार्ट तो कभी ना कभी करना ही है। तो वो सारा मैं पहले से ही अपने आप को रेडी करके जाती थी कि मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन मुझे उस चीज़ को डिफीट करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं उनसे बात करती थी कि भाई आप सेल पे फोकस कीजिए, सर्विस का काम जो है आप हमें दे दीजिए। तो उनको लगता था कि एक तो फीमेल, पता नहीं इनको नॉलेज है ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमारा जूता और ख़राब कर देंगे। इवन लोग भी आते थे इंक्वायरी करने बहुत ज़्यादा, बट देने में उनको बहुत डर लगता था कि जो भी हमारा शूज़ है वो भी बेकार हो जाएगा। तो वो क्या होता था कि वो जब हमारे कहने पर या उनको ऐसा लगता था कि वो हमें टेस्ट करे, तो वो पहले उनका जो फेंकने वाला शूज़ हुआ करता था वो पहले वो हमें देते थे। और जब उसका भी कंडीशन जब उनको बेहतर मिलने लगा तो धीरे धीरे ट्रस्ट जो है हमने गेन कर लिया। तो अब उसी मतलब कस्टमर से 50 पेयर्स भी मंथ का आ जाता है। अच्छा। और काम और फैमिली इन सब चीज़ों में कैसे आप, स्ट्रेस भी एक चीज़ है, कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि फैमिली, आपके बच्चे? हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, तो फिर कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करती हैं? मैं इंजॉय करते हुए मैनेज करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं जाके मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब वो चीज़ शुरू से वो अपना बना के रखा था वैसा कि मेरे काम को मैं स्ट्रेस की तरह नहीं, एक हॉबी, एक इंजॉय की तरह से लूँ। तो उसी तरीके से घर का माहौल भी करके रखा है कि उनको पता है कि इनका जो टाइम है उसमें कोई नहीं हस्तक्षेप, मतलब कोई भी दखल नहीं देगी। हाँ। उसका फुल्ली मतलब एक तरह से ये मेरा फर्स्ट लव की तरह है। तो वो मेरे तो उन लोगों को भी प्यार करना सिखा दिया। अच्छा, बच्चे क्या सोचते हैं आपके काम के बारे में, या फिर किस तरह से? नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करते हाँ, हैं। कभी कभी कमेंट भी करते हैं। हाँ, जैसे कि हाँ आपके लिए तो शूज़ ही है, हम लोग तो अच्छा। ये चीज़ें हमने, हाँ मेरा तो पहला प्यार शूज़ ही है। तो आपको तो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। कोई एक बहुत पॉजिटिव चीज़ और कोई एक बहुत नेगेटिव चीज़ जो पूरे मतलब अभी तक के टाइम में आपने देखी हो? पॉजिटिव इन द सेंस फैमिली और बिजनेस की में अगर बात करें, देखिए नेगेटिव तो ये था कि अगर कोई भी मार्केट में फर्स्ट टाइम आता है तो जल्दी तो उसको एंट्री मिलती नहीं है। तो पेशेंस वो रखना पड़ता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, आप जिस सर्विस या जिस प्रोडक्ट को लेकर आए हैं उसकी क्वालिटी और उसका सेटिस्फैक्ट्री अगर होता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका सर्विस, आपका काम ही आप बोलता है जी। तो अभी जो है स्ट्रॉन्ग जो हमारा अवेयरनेस जो इस सर्विस के बारे में है वो माउथ टू माउथ है। तो जो लोग लेकर जाते हैं सर्विस और तो वो अगले 10 को जो है रिकमेंड कर देते हैं। तो उसके थ्रू ही हमारा जो है ये बहुत पॉजिटिव मतलब एक तरह से एडवर्टीजमेंट हो रहा है। एडवर्टीजमेंट होता है, लोग आते हैं, समझते हैं और फिर जब बेनिफिटेड होते हैं तो बहुत अच्छा बोल के जाते हैं। कुछ लोग बहुत दुआ दे के जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। और यही चीज़ जब उनका फीडबैक जो हमें मिलता है और हम खास करके और फीडबैक उनसे लेते भी हैं कि कुछ अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो हमें बताइए, हम उस पर और रिसर्च करेंगे और मेहनत करेंगे और उस जो भी कमी है उसको दुरुस्त करके और बेहतर करेंगे ताकि आप फुल्ली सेटिस्फाइड हों। तो ये हमें हर दिन सिखाती भी है और फिर आगे करने का करेज भी बढ़ाती है। कामनाएं भी आपके फ्यूचर गोल्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा कि हमने साजिया कैसर, जो कि एक महिला उद्यमी है, उनसे बातचीत की। हम ऐसे भी और कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शांभवी, कैमरामैन श्रवण के साथ।